ऑलमोस्ट हर घर में प्रॉपर्टी को लेके कुछ ना कुछ डिस्प्यूट रहते ही हैं और जब बात आती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की तो ये डिस्प्यूट और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आज हम 2024 में पहुंच चुके हैं और अब तक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कानूनों में बहुत से बदलाव आ चुके हैं, बहुत से नए कानून आ चुके हैं और बहुत सी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी लोगों को प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत ही कन्फ्यूजन रहती है। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके तो लोगों के मन में बहुत ही डाउट और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहती हैं कि एक पुत्र का अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्या अधिकार होता है, क्या पुत्रियों का भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार होता है और पोते पोती का, पड़पोते पड़पोती का प्रॉपर्टी में कितना अधिकार होता है। और 2005 के कानून आने के बाद से, जब से पुत्रियों को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हक दिया गया है, उसके बाद अगर 2005 से पहले फादर की डेथ हो जाती है तो उसमें पुत्री का अधिकार होगा या नहीं होगा, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हर किसी के माइंड में रहते हैं। और सबसे मेन चीज़ कि आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा कैसे पा सकते हैं, ये भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपके ये सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो शुरू से लेके एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना हक कैसे पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि लॉ से रिलेटेड हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपके जीवन में भी कोई कानूनी समस्या है और आप उसका समाधान हमसे चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे और मेरी टीम से जुड़ सकते हैं और घर बैठे ही अपनी कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट्स के बारे में जानेंगे जो कि हर इंडिविजुअल के पास होते हैं अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर। लेकिन इन अधिकारों को जानने से पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी कितने तरीके की होती है। तो फ्रेंड्स, जो भी प्रॉपर्टी है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और एक होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति, ये वो संपत्ति होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। तो 4 जनरेशन पुरानी जो भी प्रॉपर्टी है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे कि आपके ग्रेट ग्रैंडफादर से आपके ग्रैंडफादर के पास, आपके ग्रैंडफादर से आपके फादर के पास और आपके फादर से आपके पास जो प्रॉपर्टी आई है उसको बोलते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति। और दूसरी होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी कि स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी। ये वो प्रॉपर्टी होती है जो आपके पिता ने अपने जीवन काल में खुद की कमाई से बनाई है। तो जो भी प्रॉपर्टी आपके फादर ने अपने लाइफ टाइम में खुद अपनी कमाई से खरीदी है वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। तो आज हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बल्कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अधिकारों के बारे में बात करेंगे। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो राइट है वो है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपका जन्म से ही अधिकार हो जाता है। जैसे ही कोई भी पर्सन एक फैमिली में जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही उसका अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार हो जाता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के केस में ऐसा कुछ नहीं है कि आप 18 साल के होंगे तो उसके बाद ही आपका हक होता है। जैसे ही आप अपनी फैमिली में जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ ही आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार हो जाता है। वो बात अलग है कि 18 साल से पहले आप खुद डायरेक्ट अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन आप अपने गार्डियन के थ्रू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा पा सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी कन्फ्यूजन लोगों को ये होती है कि मान लो कि कोई प्रॉपर्टी आपके ग्रैंडफादर ने आपके फादर को ट्रांसफ़र करी और उन्होंने जो वो ट्रांसफ़र करी वो एज अ विल ट्रांसफ़र करी, तो क्या वो एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मानी जाएगी? ऐसा नहीं होता है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो एक प्रॉपर्टी थी, वो आपके ग्रेट ग्रैंडफादर ने आपके ग्रैंडफादर को दी, आपके ग्रैंडफादर ने आपको फादर को दी और फादर से वो आपको आने वाली है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि बीच में ही ग्रेट ग्रैंडफादर से जब वो प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर के पास आई और आपके ग्रैंडफादर ने वो प्रॉपर्टी आपके फादर को ट्रांसफ़र करी, लेकिन उन्होंने वो वहाँ पे एज अ विल ट्रांसफ़र करी। तो जैसे ही उन्होंने विल के थ्रू उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया तो उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का करैक्टर वहीं पे ख़त्म हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में।
यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट एनी विल, तो वो एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाएगी। लेकिन अगर किसी भी प्रॉपर्टी को आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर किसी ने भी एज अ विल या एज अ गिफ्ट ट्रांसफ़र किया है तो वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मिल जाती है और उसमें आपका किसी भी तरीके से कोई अधिकार नहीं रहता है। अब हम बात करते हैं दूसरे अधिकार की, जो कि है हमारे देश की बेटियों के लिए। कई सालों से इस पे डिबेट चलती आ रही है कि बेटियों को प्रॉपर्टी में अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद 2005 में देश के कानून में बहुत ही बड़ा बदलाव आता है और इसके साथ 2005 में इस कानून के बाद हर लड़की को अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हक दिया गया। तो कोई भी बेटी का अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार होता है। हर लड़की का लड़के के बराबर ही अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार होता है। जैसे ही ये कानून लागू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के पास इससे रिलेटेड बहुत से केसेस आए और बहुत से इम्पोर्टेंट मुद्दे इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने आए। और विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीगल इशू आया। वो इशू ये था कि अगर फादर की डेथ 2005 से पहले हो चुकी है तो क्या उस प्रॉपर्टी में भी एक पुत्री को अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा। यानी कि अगर फादर की डेथ इस नए कानून के आने से पहले हो चुकी है तो क्या बेटी को उस प्रॉपर्टी में अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये डिसाइड किया और ये कहा कि चाहे फादर की डेथ 2005 से पहले हुई हो या बाद में हुई हो, या फिर बेटी का जन्म 2005 से पहले हुआ हो या फिर बाद में हुआ हो, ये अगर कानून बन चुका है तो वो अप्लाई होगा। तो एक बेटी का उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फादर की डेथ इस कानून के आने से पहले हुई है या फिर बाद में हुई है, या फिर बेटी का जन्म इस कानून के आने से पहले हुआ है या बाद में हुआ है। ये कानून सबके लिए बराबर है और इसके बाद से पुत्रियों को भी बेटों के बराबर अधिकार दिया गया है। तीसरा जो राइट है वो ये है कि अगर आप अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड ये अधिकार है कि अगर आप अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं और उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ है तो आप उस प्रॉपर्टी को विदाउट कंसेंट ऑफ अदर लीगल हेयर्स नहीं बेच सकते, क्योंकि इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी बंटवारा नहीं हुआ है, पार्टीशन नहीं हुआ है, तो आप अपना पर्टिकुलर हिस्सा नहीं बेच सकते बिना बाकी लोगों के कंसेंट के, क्योंकि अभी तक उसका हिस्सा डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन सा हिस्सा आपके हिस्से में आएगा। तो अगर आपको पैसों की ज़रूरत है और आप अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं तो उससे पहले आपको बाकी लीगल हेयर्स की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि मान लो एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, 100 गज का एक मकान है जिसके अंदर 4 कमरे हैं और 4 ही उसके लीगल हेयर्स हैं। तो अब हर किसी का उसमें 1/4 हिस्सा है, लेकिन वो कौन सा पर्टिकुलर हिस्सा आपका है वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है उसका, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का भी पार्टीशन नहीं हुआ है। तो अगर आप कोई हिस्सा बेचने के लिए जाते हैं, मान लो कि आप जिस कमरे में रह रहे हैं आप उस कमरे को बेचने के लिए जाते हैं, तो आप उसको नहीं बेच सकते, क्योंकि अभी उस कमरे पे हर किसी लीगल हेयर का 1/4 हिस्सा बनता है, क्योंकि अभी उसका पार्टीशन नहीं हुआ है। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा पर्टिकुलर हिस्सा, कौन सा पर्टिकुलर 100 गज के प्लाट में कौन सा पर्टिकुलर 1/4 हिस्सा आपका है, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो अगर आप अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं तो आप उसको एज सच नहीं बेच सकते, उससे पहले आपको बाकियों की कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो अब 4th पॉइंट यही है कि कोई अगर कंसेंट नहीं देता है और आपको पैसों की बहुत अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई है तो इस सिचुएशन में आप अपना हिस्सा कैसे बेचेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आप सिविल कोर्ट में जाके पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं कि मान लो आपका एक 100 गज का प्लॉट है, उसमें 4 हकदार हैं, हर किसी का 1/4 हिस्सा है, लेकिन उसका पार्टीशन नहीं हुआ है किसी भी तरीके से, ना ही तो उसका कोई आपसी सहमति से एक पार्टीशन हुआ है, ना ही कोई मेमोरेंडम लिखा गया है और ना ही उन्होंने कंसेंट दिया है बेचने के लिए। तो ऐसे में आप कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं और उसके बाद कोर्ट जो है वो आपका पर्टिकुलर हिस्सा डिसाइड कर देगी कि ये पर्टिकुलर हिस्सा आपके हिस्से में आता है, आप इसको बेच सकते हैं। उसके बाद ही आप उस प्रॉपर्टी को बेच पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि पार्टीशन कैसे होगा, पार्टीशन सूट कैसे फाइल करें, उसके रिलेटेड आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके लिए वो वीडियो भी लेके आ जाएंगे।
अब हम आपको 5वां अधिकार बताएंगे जो आपको एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर मिलता है। तो इस अधिकार के अंदर अगर आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो आप कोर्ट में जाके उस प्रॉपर्टी को पा सकते हैं। आपको अगर लगता है कि किसी प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा बनता है या नहीं बनता है, या फिर आपके भाई बहन या कोई रिश्तेदार आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको नहीं दे रहे हैं, या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के सिविल कोर्ट में जाके अपना हक पा सकते हैं। यह आपका एक कानूनी अधिकार है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है और आप अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा पाना चाहते हैं तो भी आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप थ्रू अपने लीगल गार्डियन कोर्ट में जा सकते हैं और अपना अधिकार अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल राइट्स जो हर एक पर्सन के पास होते हैं अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी, आपकी कन्फ्यूजन दूर हुई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए